जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कॉम्बिनेशन जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है उसमें सिमिलरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन जो है ना वो क्या दिखाता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन मीन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन। समझ लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी क्रिकेट का माहौल चल रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की हो या इंडिया की हो, उसमें कम से कम 15 या 17 प्लेयर की टीम, प्लेयर जो है वो सिलेक्ट होते हैं। बाद में उसमें से 11 जो है वो बोर्ड जो होता है, टीम मैनेजमेंट, वो डिसाइड करता है। तो वो सिलेक्शन जो है कितनी टाइप से होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लो कि यहाँ पे ऐसा करते हैं, टोटल 15 मेंबर्स हैं। उसमें बॉलर एंड बैट्समैन, ओके, एंड ऑलराउंडर ऐसा है। तो 5 बॉलर है, 5 बैट्समैन हैं एंड 5 ऑलराउंडर है। हमको सिलेक्ट कितने करने हैं? 11। तो ये 11 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये अगर सिलेक्ट करने हैं तो उस टाइम हमको परम्यूटेशन काम नहीं लगेगा, उस टाइम हमको कॉम्बिनेशन काम लगेगा। आ रही है बात समझ में? अगर ऐसा है कि अगर क्लास में अगर समझ लो कि कोई टीम बनानी है, तो वो भी सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन करने का है, तो उस टाइम भी हम कॉम्बिनेशन का यूज़ ही करेंगे। ओके। अब बाद में समझ लो कि क्रिकेट की बात करते हैं। ये 11 प्लेयर्स जो है वो डिसाइड हो गए। बाद में उसमें ऐसा होता है कि अगर बैटिंग पहला आया तो बैट्समैन का ऑर्डर डिसाइड करना है। पहला कौन बैट्समैन बैटिंग के लिए उतरेगा, बाद में दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। तो वो जो है ना वो आ जाएगा परम्यूटेशन में। हमारे पास 11 प्लेयर्स आ गए। अब कौन से बैट्समैन को पहले उतारना है या ऑलराउंडर को पहले उतारना है, वो अगर अरेंजमेंट करनी है तो उस टाइम हमको परम्यूटेशन जो है वो काम लगेगा। ओके। तो आपको शायद बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा कि कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं और परम्यूटेशन किसको बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? सिंपल, बहुत ही सिंपल। परम्यूटेशन जो है वो दिखाता है सिलेक्शन। क्या दिखाता है? सिलेक्शन। तो थोड़ा लिख लेते हैं इसके बारे में, बाद में समझते हैं। मैंने बेसिक एग्जांपल जो है वो आपको दे दिया ताकि आपको ये कॉम्बिनेशन के बारे में फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर हो जाए। ओके। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं क्योंकि क्वेश्चन रीड करने के बाद वो डिसाइड नहीं कर पाते कि यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है या परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रख लो कि अगर सिलेक्शन की बात आती है तो कंपलसरी कॉम्बिनेशन ही होगा। अगर अरेंजमेंट की बात आती है ना तो उस टाइम हम परम्यूटेशन का यूज़ करेंगे। ओके। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है: ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन मेड बाय टेकिंग सम और ऑल of number of objects irrespective of their arrangement is called combination। तो यहाँ पे अरेंजमेंट जो है कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन जो है वो मैटर करता है। समझ लो कि ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे। अगर अल्फ़ाबेट्स दे दिए हमको A, B, C एंड D, 4 अल्फ़ाबेट्स दे दिए है। अगर मैं कोई भी 2 सेलेक्ट करता हूँ, 2 अल्फ़ाबेट इसमें से सेलेक्ट करता हूँ, तो
पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन क्या हो जाएगी, ए बी, बाद में ए सी, बाद में ए डी, बाद में बी सी, बाद में बी डी, बाद में सी डी। इससे और कोई सिलेक्शन नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ सिलेक्शन। अगर अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ए बी जो है वो बी ए बी लिख सकते हैं, तो ये दोनों ही अलग हो गए। कॉम्बिनेशन जो है उसमें एक ही रहेगा, पर परम्यूटेशन की अगर बात करें तो ये दोनों ए बी एंड बी ए जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए सी जो है अगर सिलेक्शन की बात करें तो ए सी एक ही रहेगा, पर अगर परम्यूटेशन की बात करें तो ए सी एंड सी ए जो है वो डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट पॉसिबिलिटी होगी। सेम वे यहाँ पे डी ए भी अलग होगा, सी बी भी अलग होगा, डी बी भी अलग होगा एंड डी सी भी अलग होगा। ठीक है, अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यही ऊपर वाला ही आएगा, अगर परम्यूटेशन की बात करें तो ये सारे आएंगे। आ रही है बात समझ में? ओके, अब यहाँ पे तो मैंने ऐसा बोला कि दो दो अल्फ़ाबेट्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं। अगर 3 अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करने हैं तो सिलेक्शन सिलेक्शन के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है? तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी ए बी सी, बाद में हो जाएगा ए बी डी, बाद में हो जाएगा ए सी डी, बाद में हो जाएगा बी सी डी, और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में? पर परम्यूटेशन की अगर बात करें तो उस टाइम ऐसा हो जाएगा ए बी सी, अब इसको अगर रोटेट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बी सी ए, बाद में हो जाएगा सी ए बी, यहाँ पे भी रोटेशन करते हैं तो बी डी ए, बाद में डी ए बी, बाद में यहाँ पे हो जाएगा सी डी ए, बाद में हो जाएगा डी ए सी, यहाँ पे भी सी डी बी, यहाँ पे डी बी सी, और भी कई सारे होगा। कैसे? यहाँ पे समझ लो कि बी सी ए को फिक्स रखा, बी सी को इंटरचेंज किया, यहाँ पे ए को फिक्स रखा, बी सी को इंटरचेंज किया, ए को फिक्स रखा, बी सी को इंटरचेंज किया। तो परम्यूटेशन में कई सारी पॉसिबिलिटी आएगी, पर सिलेक्शन में तो यही एक आएगा। ठीक है, आप ये भी एक लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ओके, पर इतने ही एलिमेंट आएंगे, इतने ही एलिमेंट सिलेक्शन में आएंगे। सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ये 4 ही होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन। अब डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो हम देख लेते हैं। पहले मैं सारे ही पॉइंट्स जो है वो लिख लेता हूँ, बाद में 1 बाय 1 जो है वो समझते हैं। ओके, देखो तो डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन, उसमें पहला डिफरेंस क्या है? in a combination only selection is made, whereas permutation is not only the selection is made but also arrangement in definite order is considered। तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? सिलेक्शन। पर परम्यूटेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन अकेला ही आएगा, एक अकेला अरेंजमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन भी आएगा और अरेंजमेंट भी आएगा। हमने अभी एक एग्जांपल देखा था क्रिकेट टीम वाला। तो सबसे पहले हमारे पास 15 प्लेयर्स थे, 15 में से हमने 11 जो है वो सिलेक्ट किए, बाद में वो 11 को अरेंज किया। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि परम्यूटेशन जो है वो अकेला अरेंजमेंट नहीं है, उसमें भी सिलेक्शन आता है। सेकंड डिफरेंस क्या है? इन अ कॉम्बिनेशन द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इमटेरियल। अभी हमने देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्डर कुछ भी हो, ए बी सी हो या बी सी ए हो या सी ए बी हो, ऑर्डर जो है वो इमटेरियल है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं बनता है, ऑर्डर कुछ भी हो। ठीक है, पर सिलेक्शन में तो वही
वो जो है जो सिलेक्शन वाला एलिमेंट है वो एक ही गिना जाएगा। ये ले लो या आप ये ले लो या आप ये ले लो, तीनों ही सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि पहले हम ए ले, बी ले या सी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटरचेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिलेक्शन में वो एक ही रहेगा। बट इन परम्यूटेशन ऑर्डर इज़ एसेंशियल, ऑर्डर इज़ एसेंशियल, क्योंकि ऑर्डर जो है यहाँ पे अगर हम ए बी सी लिखते हैं बाद में बी सी ए लिखते हैं तो ये दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। किस में? परम्यूटेशन में। पर सिलेक्शन में उसका कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड की बात कर ले। प्रैक्टिकली टू फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट आइटम taken r at a time, we first select r item from n items, then arrange them. So usually the number of permutation exceeds the number of combination. हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट्स थे? ए बी सी एंड डी, 4 अल्फ़ाबेट्स थे। अगर सिलेक्शन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ओके, परम्यूटेशन की बात करते हैं, अगर 3 एक साथ में लेने हैं तो सबसे पहले हम 3 सेलेक्ट करेंगे, बाद में उसको अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा देख सकते हैं कि अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पे इतने ही एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4, पर परम्यूटेशन की बात करें तो सिलेक्शन से, कॉम्बिनेशन से ज़्यादा आएंगे एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे तो हमको दिख रहे हैं 9 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 आएंगे। ठीक है, सो मीन्स परम्यूटेशन जो है वो ज़्यादा होंगे किससे? कॉम्बिनेशन से। बाद में क्या बोला गया है? ईच कॉम्बिनेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू मैनी परम्यूटेशन। अब देखो हम एक ही बात कर रहे हैं, ए बी सी अगर लिखो एक ही एलिमेंट है सिलेक्शन का, मीन्स कॉम्बिनेशन का, पर उसके रिलेटेड परम्यूटेशन कितने हैं? 3 है, यहाँ पे दिख रहे हैं 3 और 3 बनेंगे। सो एक ही सिलेक्शन, एक ही कॉम्बिनेशन के 6 परम्यूटेशन है। तो यहाँ पे ईच कॉम्बिनेशन कॉरस्पॉन्ड टू मैनी परम्यूटेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ डिफरेंस। अब थोड़ी नोट्स जो है इसके बारे में वो भी देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, जनरली वी यूज द वर्ड अरेंजमेंट फॉर परम्यूटेशन एंड वर्ड सिलेक्शन फॉर कॉम्बिनेशन। अभी मैंने बोला कि अगर अरेंजमेंट आ रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? परम्यूटेशन। अगर सिलेक्शन आ रहा है तो हम क्या कंसीडर करेंगे? कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट। सेकेंड नोट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और आइटम आर एन, वी हैव सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स और आइटम, then notation for the combination is NCR। अब आपके पास जो ये फॉर्मूला है NCR मीन्स नोटेशन जो है इसके बारे में आप जानते हैं, क्योंकि हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ लिया और बाइनोमियल एक्सपेंशन में ये मैंने आपको बोल दिया था, ये जो है वो कॉम्बिनेशन का सिंबल है। ये जो है कॉम्बिनेशन का सिंबल है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला की बात करें तो NCR की फॉर्मूला क्या हो जाएगी? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। बाद में NCR इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू n माइनस आर प्लस 1। ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है NCR इज इक्वल्स टू क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब इसको मैं एक्सपांड करता हूँ, n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस आर माइनस 1 एंड बाद में क्या आ जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल कैंसल, आर फैक्टोरियल को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, आर माइनस 1 आर माइनस 2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हो गया, देखो ये रिजल्ट हो गया हमारा। ओके,
तो ये हो गई है प्रूफ ऑफ थर्ड नोट। अब बात करते हैं फोर्थ की। प्रूफ ऑफ फोर्थ हो गया, अब बात करते हैं हम फिफ्थ की बात कर लेते हैं। देखो तो क्या दिया है, एन सी आर इज इक्वल्स टू है एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो एन सी आर इज इक्वल्स टू क्या हम लिख पाएंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब हमको पता है एन पी आर की फॉर्मूला क्या है, एन पी आर, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एन पी आर, तो ये हो जाएगा एन सी आर इज इक्वल्स टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 5। बाद में आ रहा है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर। इसकी भी प्रूफ देख लेते हैं। देखो तो क्या दिया है, एन सी आर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एन फैक्टोरियल एज इट इज़, यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एन माइनस आर माइनस सॉरी ऐसा कुछ लिख लेते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आर फैक्टोरियल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ये किसकी फॉर्मूला हो गई, एन सी एन माइनस आर की। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब सेवन्थ नोट जो है ना वो सेम ही है, इसके इज इक्वल्स टू ही है, ठीक है। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वाई है और दूसरा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू एन। अब देखो यहाँ पे r इज इक्वल्स टू एन माइनस आर होगा, या ऐसा हो जाएगा दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा n। देखो यहाँ पे एक चीज़ ऐसा हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू एन माइनस आर। दूसरा क्या हो सकता है, n माइनस आर प्लस आर इज इक्वल्स टू एन। देखो तो हो रहा है वो, ठीक है। तो 7 एंड 6 दोनों सेम ही है पर अलग अलग फॉर्म में वो लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या दे दिया है 8 में, ये भी हमने पढ़ा था मीन्स इसका यूज़ किया था हमने। अब देखो यहाँ पे एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सी आर। तो इसकी भी प्रूफ देख लेते हैं। क्या दिया है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन इसका कर लेते हैं। एन फैक्टोरियल एज इट इज़, यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़, यहाँ पे आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा एन फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड दूसरा आ जाएगा आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब जो बचा है वो लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बच गया है, सिर्फ वन अपॉन आर। यहाँ पे क्या बच गया है, वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन। तो ये हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन में हो जाएगा एन माइनस आर प्लस वन, आर कैंसल, तो यहाँ पे हो गया है एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल। तो वो हो जाएगा एन प्लस वन
यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा n+1 माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आर आएगा, हाँ, आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वो हो जाएगा आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया है फॉर्मूला किसका, n+1 सी आर का। तो जो रिज़ल्ट लाना था वो आ गया है। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी नोट नंबर 8। सिमिलरली यहाँ पे हम नोट नंबर 10 भी प्रूव कर सकते हैं। उसकी प्रूफ हम नहीं देखते, आगे की प्रूफ जो है वो नहीं देखते, इसको डायरेक्ट ही हम कर लेंगे। NCR है तो यहाँ पे n/r इंटू n-1 CR-1। अगर इसको भी आगे ले जाना है तो यहाँ पे हो जाएगा n/r इंटू n-1/r-1 इंटू n-2 CR-2। ये प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी नोट नंबर 9। अब 10 की बात कर लेते हैं। 10 में क्या दिया है, n इंटू n-1 CR-1 इज इक्वल्स टू n-r+1 इंटू NCR-1। इसकी भी प्रूफ हम दे सकते हैं, हमने अभी जो दिया है इसका, इस तरह से ही इसकी प्रूफ भी हम दे सकते हैं। ये हमको पता है, पास्कल ट्राइंगल हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। वो पास्कल ट्राइंगल में अगर आपको ठीक तरह से याद हो तो अगर इवन है, n इवन है तो NC n/2 वो मैक्सिमम हो जाएगा। अगर n ऑड है तो उस टाइम NC n-1 n-1/2 एंड NC n+1/2 मैक्सिमम हो जाएगा। ये शायद आपको याद हो, तो मिडल टर्म के लिए इसका यूज़ हमने किया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी नोट रिलेटेड टू कॉम्बिनेशन। तो आज का ये लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं, पर ये थियरी कंसेप्ट जो है वो आप ठीक तरह से देख लेना, ताकि क्वेश्चन जब हम करें तब प्रॉब्लम ना आए। ओके, सो जय भारत, टेक केयर ऑफ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।